30 तारीख को थम जाएगा। 30 तारीख को मतदान होना है और कल शायद ये बीजेपी की ये चुनाव प्रचार का जो ये जोर शोर से सारी पार्टियों का जो चल रहा है तेलंगाना में, वो लगभग शाम तक खत्म हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर का आज का रोड शो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी समझने की जरूरत है कि आप ये देखिए अभी तक का जो वहां पे जितने भी आप इलेक्शन सर्वे देखे, जहां पे चुनाव प्रचार का आप तेवर देखे, तो लग रहा था कि जितना अभी केसीआर ने दम लगाया है सत्ता में हैट्रिक बनाने के लिए, कांग्रेस ने भी दम पूरे दमखम के साथ में 15 साल के बाद सत्ता में वापसी के लिए भी उसी तरह से दम लगाई हुई है। लेकिन आप जब लगातार देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी का जो चुनाव प्रचार है और बीजेपी के जिस तरह से वहां पे कार्यकर्ताओं ने काम किया है, बीजेपी की टीम ने वहां लगातार लोगों से जनसंपर्क बनाया है और प्राइम मिनिस्टर के लगातार जो दौरे हैं और उसके बाद जो जन अभियान के साथ में जो रैलियां है, उसने बीजेपी को लगभग एक वहां पे रेस में ला दिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी के वहां पे सत्ता मिलती है जिस तरह कॉन्फिडेंस से पीएम कह रहे थे, लेकिन मैं इतना तो बता सकता हूं कि जिस तरह का कर्नाटक तमिलनाडु से दक्षिण के राज्यों में आप देखें तो तेलंगाना एक ऐसा राज्य जरूर बनने वाला है जहां बीजेपी एक स्थिति में तो जरूर होगी जो कांग्रेस और चाहे बीआरएस दोनों पार्टियों के सामने में बीजेपी एक बड़ी मुकाबले के साथ साथ एक विकल्प के सामने में होगी। तो ये रोड शो में जो भीड़ है, ये जन समर्थन और जन सैलाब जो आप देख रहे हैं लोगों का, ये जरूर बताता है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां आप देखें कि लगातार बीजेपी के जितने स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे आप योगी आदित्यनाथ हो, चाहे जेपी नड्डा हो या जितने और सीनियर लीडर हैं वहां, और उनका जो आप चुनाव की रैलियां देखें, कल आपने योगी जी का जो रोड शो देखा था, इतनी भीड़ और इतना क्राउड, तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने तेलंगाना में धीरे धीरे अपनी पैठ बनाई है और वो पैठ का सबसे बड़ा मकसद जो उनका है वो सीधे कांग्रेस के परिवारवाद पे हमला करते हैं, तेलंगाना के केसीआर के परिवारवाद पे हमला करते हैं और बीजेपी को एक राष्ट्रवाद के रूप में, एक राष्ट्र प्रथम के रूप में जो अपना एजेंडा सामने में रखते हैं। तो लगता है ऐसा कि बीजेपी ने अपने राष्ट्रवाद की जो छवि है और नेशनल लेवल पर भी इनका जो अपना फ्लैगशिप स्कीम है, जितना उन्होंने लोगों में पहुंचाया है, दूर दराज इलाकों में एक एक लोगों के बीच में उनका वो रिपोर्ट कार्ड है जिसको अपने रखने जा रहे हैं, हर सभाओं में रखते हैं। अब ये भी कम से कम हमारे सामने में इस दौर का ये सबसे अजीब की चीज आपको देख रहा होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर सीधे सीधे लोगों से अपने सारे कामों की और उसकी उपलब्धि बताते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये रिपोर्ट कार्ड रखकर ही प्राइम मिनिस्टर उस चीज को मोदी अपने इलाके जिस इलाके में जाते हैं और वहां वो डेवलपमेंट की बात करते हैं। शायद ये डेवलपमेंट की बात इस दौर में अब दूसरी पार्टियों की तरफ से नहीं हो रही है। जैसे कि अभी जब यहाँ देख रहे हैं वैसे सभी पार्टियों ने अपने अपनी तरह से एक फ्रीबी का एक लंबा लिस्ट निकाला है। तेलंगाना में आप देखिए केसीआर इसी के लिए जाने जाते हैं कि समाज कल्याण में उनकी एक बड़ी भूमिका है और वही उनको पिछली बार भी सत्ता में वापसी लाया था। तो कांग्रेस ने इस बार उनके तमाम जितने भी फ्लैगशिप जो समाज कल्याण स्कीम है उसको उससे बड़ा उन्होंने एक लिस्ट बना के लोगों के सामने में लाई है। तो जाहिर सी बात है कि इस मुकाबले में डेवलपमेंट जो है एक पूरे तेलंगाना का, आप सोचिए आप जब बात कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश से अभी विभाजन हुए, तेलंगाना का मुश्किल से 2014 में इसका विभाजन हुआ था, एक नया स्टेट बना था और एक पिछड़ा स्टेट होने के कारण ही तेलंगाना की एक स्टेट की मांग बनी थी। तो आज पीएम जब अपने सभाओं में इस बात को उठाते हैं तो लोगों में ये सवाल जरूर बनता है कि आप अभी 2014 से बना हुआ 10 साल का ये आपका जो स्टेट है वो जिसको जितने ऊंचाई पे जाना चाहिए था, जो डेवलपमेंट और जो चीजें ग्रामीण इलाके में उन पिछड़े इलाकों में होना चाहिए था, क्या ये संभव हो पाया है? और इसलिए संभव नहीं हो पाया है जब प्राइम मिनिस्टर अपने लॉजिक में कहते हैं कि ये परिवार जब तक आपके इन चीजों में सत्ता पे हावी रहेगी, केसीआर के बाद अब उनका बेटा भी अब उनके सामने में एक नेतृत्व को लेके सामने में आ गया है, तो वो ये बात लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आपके सामने में एजेंडा डेवलपमेंट का होना चाहिए, एक राज्य का होना चाहिए, एक देश का होना चाहिए। परिवार के रूप में आप जब कभी भी सामने लाएंगे तो आपका जो विकास है, आपका जो डेवलपमेंट है वो रुकेगा। और ये सिर्फ फ्रीबी के नाम से अगर ये चुनाव होते हैं तो आप कह सकते हैं कि केसीआर के अपने खजाने में, अपने पॉकेट में अभी बहुत कुछ ऐसे घोषणाएं के लिए है जो लगातार लोगों के सामने में रख सकते हैं। चंद्रशेखर, बिल्कुल विनोद जी, केसीआर, केटीआर, भ्रष्टाचार, ये किस तरह से वहाँ पर मुद्दे बने इस बारे में अभी हम बात करेंगे।
लेकिन उससे पहले जो आप कह रहे थे उसी बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे। आज प्रधानमंत्री ने भी करीमनगर में जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अगर विकास और सामाजिक न्याय के लिए वोट देना है तो सिर्फ भाजपा ही उस पर खरी उतरती है। पिछले महीनों में 1 साल 1.5 साल के दौरान हमने देखा है कि तेलंगाना में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका प्रधानमंत्री ने वहां पर लोकार्पण भी किया है, शिलान्यास भी किया है। साथ ही साथ अभी मादिगा समाज को लेकर के हमने जिस तरह से देखा, और होम मिनिस्टर अमित शाह ने जिस तरह से वहां पर कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो बैकवर्ड क्लास का ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ये जो समीकरण बीजेपी ने वहां पर तैयार किए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए चंद्रशेखर, हमें याद रखना चाहिए कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को पहली बार जो तेलंगाना में जन समर्थन मिला था, 20% लगभग बीजेपी का वोट शेयर था। अगर बीजेपी ने 20% वोट शेयर करके 4 सीटें जीती थी तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी की दखल तेलंगाना के हर लगभग इलाकों में है। जो आप तेलंगाना को जो इस तरह से हमेशा वो पिछड़े की बात जब आप कहते हैं तो एक पिछड़ा समुदाय के साथ साथ तेलंगाना काफी पिछड़ा भी हुआ था। आंध्र प्रदेश के साथ में जब इसका आप कह सकते हैं कि डिवीजन को लेके सबसे बड़ा जो ये था वहां पे तेलंगाना में जो 3-4 दशक तक चला था, उसके पीछे कारण यही थी कि उन लोगों ने कहा था कि भाई तेलंगाना के जो रीजन्स है और उसके बाद जो आंध्र प्रदेश के जो रीजन है रायलसीमा और बाकी बॉर्डर के इलाके में, वो जितना संपन्न हुआ है इस दौर में उतना तेलंगाना नहीं हुआ है। तो इसलिए वो ये कह रहे थे कि जब अमित शाह इस बात को लॉजिक देते हैं और प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात को कहा है कि इन पिछड़े इलाकों का नेतृत्व चाहिए जो इस बात को समझता हो, जिसका ग्राउंड कनेक्ट हो, और इसलिए उन्होंने शायद तर्क में अपने को बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर के लिए बात कही होगी। तो वो बैकवर्ड एरिया है जहाँ के लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उनको उनके यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक मौजूद नहीं हो पाया है, उनके यहाँ बेसिक जो सहूलियतें हैं वो नहीं पहुंच पाई है। तो शायद उनका रिप्रेजेंटेशन मिले तो ये डेवलपमेंट का जो ये सिलसिला है वो चारों दिशाओं में हो, तेलंगाना के हर इलाकों में हो। तो ये चीजें बताने के लिए उनका ये जो एजेंडा है और उनका जो इस तरह का ऐलान है, शायद जनता में इसका अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। जो आपने अभी तक जितनी रैलियां हुई है, पीएम ने पिछले 3 दिनों में आपने देखा कम से कम 10 से 10 रैलियां अभी तक की है और बड़ी बड़ी रैलियां की है। और उस रैलियों में जो आपने जन समर्थन देखा है तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि बीजेपी का जो 20% वोट है जो 2019 के उसमें आप टैली में देखेंगे तो वो शेयर इस बार लगता है कि वो शेयर बढ़ा सकते हैं। लेकिन असेंबली चुनाव में अगर ये 20% शेयर भी एक कायम रहा 2023 में तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी बहुत अच्छी सीटें और बहुत बड़ी मार्जिन से जीत जाने की स्थिति में होगी। तो इस स्थिति में जो त्रिकोणीय संघर्ष है, यहाँ कुछ भी होने के लिए हो सकता है और यहाँ बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि लोगों का जो जनसमूह का जो भी आप देख रहे हैं उनके मन में एजेंडा क्या चल रहा है। चंद्रशेखर, बिल्कुल विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त हम ये सीधे दृश्य हैदराबाद से दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं और भारी संख्या में लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर लोग वहां पर पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज महबूबाबाद और करीमनगर में जनसभा को भी संबोधित किया। साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री तिरुपति जो मंदिर है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में, वहाँ पर उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। वैदिक विधि और परंपरागत रूप से वहाँ पर पूजा अर्चना भी प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री इस वक्त हैदराबाद में ये रोड शो कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, संघर्ष एक तरह से त्रिकोणीय है, कांग्रेस है और उसके अलावा टीआरएस जो अब बीआरएस हो चुकी है वो है, भारतीय जनता पार्टी है। इस सब के बीच जो तेलंगाना में पिछले लंबे समय से जिन मुद्दों को हम देख रहे हैं वो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, परिवारवाद के मुद्दे हैं, पेपर लीक के मुद्दे हैं। ये सब मुद्दे जनता के सामने कितने वहाँ पर असरकारी मुद्दे हैं जिनको भाजपा बार बार उठा भी रही है। बिल्कुल आप कह सकते हैं। बिल्कुल सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो ये है कि सारी पार्टियां, जैसे आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है कि अगर तेलंगाना में किसानों को लेके जो सबसे बड़ा उनका स्कीम है